हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी में चैप्टर हमारा 6 चल रहा है, इवोल्यूशन यानी कि विकास। और इसमें हमने आपको लेक्चर 1 प्रोवाइड करा दिया है। अभी तक आप यदि नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने वाले हैं जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सो आज का हमारा टॉपिक है अनुकूली विकिरण यानी कि एडाप्टिव रेडिएशन। सबसे पहले हम समझते हैं अनुकूली विकिरण है क्या। सिंपली आपको यहां पे समझना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई एक भौगोलिक क्षेत्र है। क्या है, एक हमारे पास मान लीजिए कोई भौगोलिक क्षेत्र है। जैसे ये मान लीजिए हमारे पास एक भौगोलिक क्षेत्र हो गया, ठीक। अब इस भौगोलिक क्षेत्र में मान लीजिए कोई एक जीव उपस्थित है। जैसे मान लीजिए ये एक जीव उपस्थित है, ठीक। सपोज करिए एक चिड़िया उपस्थित है। क्या है, एक यहां पे चिड़िया क्या है उपस्थित है। इस भौगोलिक क्षेत्र में एक चिड़िया उपस्थित है। अब इस भौगोलिक क्षेत्र में जो चिड़िया उपस्थित है, इस चिड़िया में से देखेंगे आप, जैसे मान लीजिए ये एक चिड़िया हो गई, तो उसी प्रकार एक भौगोलिक क्षेत्र में क्या होता है, कोई चिड़िया मान लीजिए ऐसी होती है जो कि बीज खाती है। जैसे मान लीजिए एक चिड़िया ऐसी है, एक मान लीजिए ये चिड़िया है, एक चिड़िया ऐसी है जो बीज खाती है। क्या खाती है, बीज खाती है, ठीक। फिर एक चिड़िया मान लीजिए ऐसी है, एक चिड़िया मान लीजिए ऐसी है जो कि मान लीजिए कंकड़ खाती है। क्या खाती है, कंकड़ खाती है, कंकड़ खाती है, ठीक। तो एक चिड़िया मान लीजिए ऐसी है जो कंकड़ खाती है। एक चिड़िया ऐसी है जो मान लीजिए क्या खाती है, घास खाती है। क्या खाती है, घास खाती है। तो एक ही जीव, यहां पे एक ही जीव से क्या हो जाता है, विकिरण हो जाता है। एक ही जीव है हमारे पास, जीव हमारे पास क्या है, एक ही है, चिड़िया। अब अलग अलग स्थानों पे मान लीजिए ये चिड़िया रह रही है और चिड़िया अलग अलग भोजन कर रही है, मतलब अलग अलग प्रकार के खाने को खाती हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि जब एक ही जीव में विकिरण हो जाता है, विकिरण का मतलब क्या होता है, विभिन्नता आ जाती है। तो जब मान लीजिए किसी पर्टिकुलर जीव में विभिन्नता आ जाएगी तो उस एक ही प्रजाति से कई अलग अलग प्रजाति जो है विकसित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कई अलग अलग प्रजाति जो होते हैं विकसित हो जाते हैं। लेकिन इन सबके पूर्वज जो हैं एक ही रहे होंगे। क्या रहे होंगे, इन सबके पूर्वज एक ही रहे होंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक भौगोलिक क्षेत्र है और उस भौगोलिक क्षेत्र में एक पर्टिकुलर कोई जीव जो है ये निवेश कर रहा है यानी कि रह रहा है। अब उस जीव से कई सारी नई प्रजातियां अगर विकसित हो जाती है, अलग अलग प्रकार की अगर नई प्रजातियां विकसित हो जाती है, उन प्रकार की प्रजातियों को हम कहते हैं अनुकूली विकिरण। यानी ये जो क्रिया होती है, जिस क्रिया के माध्यम से किसी पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र में एक ही प्रजाति से कई अलग अलग प्रजातियां विकसित हो जाती है, इसी क्रिया को हम कहते हैं एडाप्टिव रेडिएशन। एडाप्टिव रेडिएशन देखिए दो शब्दों से मिलकर के बना है। एडाप्टिव शब्द का मतलब क्या है, एडाप्ट का मतलब आप समझ सकते हैं अनुकूलन। अपने आप को वातावरण के अनुसार जो ढाल लेने की क्षमता होती है उसी को हम बोलते हैं अनुकूलन। तो एडाप्टिव से मतलब हो गया यहां पे अनुकूलन से। किससे मतलब हो गया, एडाप्टिव का मतलब क्या है यहां पे, अनुकूलन। तो अनुकूलन का मतलब तो आपको पता है, एडाप्टेशन यानी कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेने की क्षमता। और रेडिएशन का मतलब क्या है, रेडिएशन का मतलब होता है किरणें। जैसे आप देखेंगे कि सूर्य से कई सारी, जैसे हम लोग सूर्य का स्ट्रक्चर बनाते थे तो बहुत सारी उसकी किरणों को दर्शाया करते थे इस प्रकार से। जैसे ये मान लीजिए हमारा सन था, तो इस प्रकार से हम बहुत सारी किरणों को यानी कि उनके रेडिएशंस को दर्शाया करते थे। यानी कि सूर्य तो एक ही है लेकिन रेडिएशंस जो है उनके माध्यम से कई प्रकार से निकल रही है, चारों दिशाओं में निकल रही है, कई सारे माध्यम में फैल रही है। उसी प्रकार यहां पे आप देखेंगे कोई एक हमारे पास भौगोलिक क्षेत्र है, उस एक भौगोलिक क्षेत्र में एक ही जीव के द्वारा नई प्रजातियों की उत्पन्न होने की जो क्षमता है, यही क्या कहलाती है, एडाप्टिव रेडिएशन यानी कि ये कहलाता है अनुकूली विकिरण। सबसे पहले यदि आप डेफिनेशन देखेंगे तो देखिए, जिसके द्वारा एक क्षेत्र में एक ही प्रजाति से कई प्रजातियां जो है विकसित हो जाती है और विभिन्न प्रजातियों में क्या करती हैं, विकिरण करती हैं, उन्हें ही हम अनुकूली विकिरण कहते हैं। तो अनुकूली विकिरण का मतलब है कि कोई एक बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, उस एक भौगोलिक क्षेत्र में कोई एक जीव निवेश कर रहा है, रह रहा है, और उसी एक जीव के माध्यम से कई अलग अलग प्रजातियां विकसित हो जाती है अगर, तो इसे हम बोलते हैं अनुकूली विकिरण। अनुकूली विकिरण के बारे में यदि हम देखें तो सबसे पहले आप देखेंगे अनुकूली विकिरण के बारे में बताने वाले एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम क्या है, चार्ल्स डार्विन। क्या है, चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले अनुकूली विकिरण के बारे में बताया। तो चार्ल्स डार्विन की बात करें यदि, तो
तो सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है ना एडाप्टिव रेडिएशन का, यानी कि अनुकूली विकिरण का, तो इसके दो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। पहला उदाहरण आपको याद रखना है डार्विन की फिंचें। क्या याद रखना है? पहला जो एग्जाम्पल है वो आपको याद रखना है डार्विन की फिंचें। तो पहला आपको एग्जाम्पल याद रखना है डार्विन की फिंचें। तो ये हो गया डार्विन की फिंचें। अभी हम आपको दिखाएंगे डार्विन की फिंचें किस प्रकार की थी और इसका मतलब क्या है। तो डार्विन की फिंचें। और दूसरा जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो है मार्सुपियल, यानी ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल। तो एक जंतु है जिसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल। इसका हम आपको डायग्राम भी दिखाते हैं तो आप आसानी से यहां पे क्लियर कर लेंगे। तो ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल, ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल, ये दो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है किसके? एडाप्टिव रेडिएशन के। देखिए डार्विन की हम बात करते हैं। डार्विन जो है जब अपनी बीगल नामक जहाज पे भ्रमण कर रहे थे, सबसे पहले डार्विन से जो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में वो यही आता है कि डार्विन की जहाज का नाम क्या था। तो डार्विन जो है अपने जो उनके गुरु थे, उन गुरु के साथ वो अपने क्या कर रहे थे? भ्रमण कर रहे थे। तो डार्विन जब क्या कर रहे थे? अपनी बीगल जहाज पे बैठ के समुद्र की भ्रमण कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने क्या देखा? एक जब द्वीप में पहुंचे हुए, उस द्वीप का नाम था गैलोपोगस द्वीप। जैसे ही डार्विन भ्रमण करते करते पहुंचे कहां? गैलोपोगस द्वीप में। डार्विन जब अपनी बीगल नामक जहाज पे भ्रमण करते करते कहां पहुंचे? बीगल जहाज के माध्यम से भ्रमण करते करते कहां पहुंचे? गैलोपोगस द्वीप में पहुंचे। कहां पहुंचे? गैलोपोगस द्वीप में। तो गैलोपोगस आइलैंड में जैसे ही डार्विन पहुंचे, वहां डार्विन ने क्या देखा कि एक भौगोलिक क्षेत्र है, यानी ये एक गैलोपोगस द्वीप है। इस गैलोपोगस द्वीप में डार्विन ने क्या देखा कि यहां पे बहुत सारी पक्षियां दिखाई दी उनको, बहुत सारी चिड़ियां दिखाई दी। जैसे मान लीजिए 5 चिड़िया, हमने 6 चिड़िया बना दिया। तो गैलोपोगस द्वीप में जैसे ही डार्विन पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां बहुत सारी चिड़ियां उनको दिखाई दी। सभी की सभी चिड़ियां देखने में क्या थी? सभी की सभी एक समान दिखाई दे रही थी। लेकिन डार्विन ने उनमें एक चीज देखा। डार्विन ने देखा कि सभी चिड़ियों में क्या था? उनकी जो चोंच थी, यानी जो फिंचे थी, उनकी जो चोंच थी उनकी, वो सबकी क्या थी? अलग अलग थी। इससे डार्विन ने क्या सोचा? डार्विन ने ये दिमाग लगाया, ये सोचा कि ये भले ही सबके चोंच क्या है, सबके अलग अलग हैं, लेकिन इन सब की जो उत्पत्ति हुई है वो एक ही प्रजाति से हुई है। मतलब इन सब के पूर्वज एक ही रहे होंगे। आप डायग्राम में यहां पे समझिए, जैसे हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एडाप्टिव रेडिएशन का सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। यहां पे आपको पक्षियां दिखाई दे रही है, डार्विन की फिंचें। तो डार्विन जब पहुंचे गैलोपोगस द्वीप में, तो उन्होंने क्या देखा कि अलग अलग प्रकार की पक्षियों के चोंच क्या थे? अलग अलग थे। सभी पक्षियां देखने में तो लगभग क्या थी? समान थी, लेकिन सबकी चोंच आप देख सकते हैं। इसकी चोंच आप देख सकते हैं कुछ अलग प्रकार की है, इसकी अलग प्रकार से है, इसकी चोंच थोड़ा और अलग प्रकार से, इसकी चोंच थोड़ा और छोटी है। तो डार्विन जब पहुंचे गैलोपोगस द्वीप में, उन्होंने देखा, बहुत सारे पक्षियों को देखा कि सब देखने में सभी के सभी पक्षी एक समान दिखाई दे रहे थे, लेकिन सभी की जो चोंच थी ना, सभी की चोंचों में क्या था? अंतर था। सभी की चोंचें अलग अलग प्रकार से दिखाई दे रही थी। तो डार्विन ने क्या सोचा कि इन सबके पूर्वज जो हैं, जितने भी चिड़िया हैं, इन सबके पूर्वज जो हैं एक ही होंगे। और उसी एक पूर्वज से, मतलब उसी एक प्रजाति से ये सभी के सभी प्रजातियां जो है डेवलप हुई है। क्या हुई है? ये सभी के सभी प्रजातियां जो है डेवलप हुई है। डार्विन ने ये दिमाग लगाया कि अलग अलग स्थानों पर रहने के कारण या अलग अलग भोज्य पदार्थों को खाने के कारण इनके चोंचों में क्या आ गई है? भिन्नता आ गई है। जैसे मान लीजिए ये वाली जो पक्षी है, ये वाली जो पक्षी है क्या खाती है? बीज खाती है, यानी कि सीड को खाती है। तो इसका चोंच आप देख सकते हैं। फिर ये वाली पक्षी जो है कैक्टस खाती है। कैक्टस मतलब जो कटीले पौधे होते हैं उनको खाती है, तो इसका चोंच भी आप देख सकते हैं कुछ दूसरे ही साइज का है। फिर ये पक्षी इंसेक्ट यानी कि कीटों को खाती है, तो इस पक्षी की भी आप चोंच देख सकते हैं कैसी है, छोटी सी है। इसकी भी चोंच आप देख सकते हैं कॉमन एंसेस्टर की। तो ये भी आप देख सकते हैं कि सबकी चोंचें क्या है? अलग अलग है। यानी कहने का मतलब कि डार्विन ने जब गैलोपोगस द्वीप में देखा कि बहुत सारे पक्षियां हैं, चिड़ियां हैं, लेकिन वो सब दिखाई तो एक समान दे रही हैं, लेकिन सबके चोंच क्या है? अलग अलग खाना खाने के कारण, अलग अलग भोजन को खाने के कारण उन सबके चोंचों में क्या आ गया है? परिवर्तन आ गया है। लेकिन डार्विन ने बताया कि ये सब के सब जो हमको चिड़िया दिखाई दे रही है, मतलब जितने की जितनी चिड़िया हैं, इन सब के पूर्वज जो हैं एक ही रहे होंगे। तो डार्विन ने इन्हीं को क्या कहा? डार्विन की फिंचें। तो डार्विन की फिंचें आपको सबसे बड़ी एग्जांपल याद रखना है, डार्विन की फिंचें। तो डार्विन की जो फिंचें है ना, ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है किसका? तो डार्विन की फिंचें एग्जांपल है सबसे बढ़िया एडाप्टिव रेडिएशन का। तो इसमें आपने देखा कि एक ही प्रजाति रही होगी और उस एक ही प्रजाति से
कई सारी अलग अलग प्रकार की प्रजातियां जो है डेवलप हो गई, अलग अलग प्रकार की चोंच वाली प्रजातियां डेवलप हो गई। तो इसी को हम कहते हैं डार्विन की फिंचें। और ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है अनुकूली विकिरण का। अनुकूली विकिरण का मतलब है कि कोई एक पूर्वज रहा होगा, तो इस पक्षी का कोई भी एक पूर्वज रहा होगा और उसी एक पूर्वज से ये नई नई प्रकार की पक्षियां जो है विकसित हो गई है। क्यों? क्योंकि उनमें विकिरण हुआ। विकिरण का मतलब है उनमें थोड़ा बहुत विभिन्नताएं आई। तो जैसे ही किसी भी जीव के अंदर क्या आई, विभिन्नताएं आई, यानी विकिरण हुआ, उस एक ही प्रजाति से कई अलग अलग प्रकार की प्रजातियां जो है विकसित हो गई, यानी कि डेवलप हो गई। इसी को हम बोलते हैं क्या? एडाप्टिव रेडिएशन। तो एडाप्टिव रेडिएशन का सबसे बढ़िया एग्जांपल हमने आपको क्या बताया कि हमारे पास डार्विन की फिंचे हैं। तो डार्विन जब पहुंचे गैलोपोगस द्वीप में, वहां उनको बहुत सारी चिड़िया दिखाई दी और सभी चिड़ियों में उन्होंने देखा कि वो देखने में तो सभी के सभी एक समान दिखाई दे रही थी, लेकिन डार्विन ने देखा कि उन सभी चिड़ियों के जो चोंच थी वो सब क्या थी? अलग अलग थी। तो डार्विन ने क्या बताया कि इन सबके पूर्वज जो हैं एक ही रहे होंगे, मतलब इनकी सबकी उत्पत्ति एक ही प्रकार के पूर्वज से रही होगी। लेकिन जब अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में रहने के कारण इनमें अलग अलग भोज्य पदार्थों का संग्रह करने के कारण इनमें विभिन्नताएं आई, और जब इनमें विभिन्नताएं आई तो इनके चोंच में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो डार्विन की फिंचें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है एडाप्टिव रेडिएशन का। तो एक कोई पूर्वज रहा होगा, उस एक ही पूर्वज से कई अलग अलग प्रकार की नई प्रजातियां विकसित हो गई है। तो जब एक ही भौगोलिक क्षेत्र में एक प्रजाति के द्वारा जब नई प्रजातियां विकसित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? एडाप्टिव रेडिएशन। अब देखिए एडाप्टिव रेडिएशन का जो दूसरा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो है ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल। आप एग्जाम्पल यहां पे देख सकते हैं, ये है ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल। क्या है? इसका नाम है ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल। आपके एनसीईआरटी में और बहुत सारे डायग्राम भी दे रखे हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो आपको मेन यहां पे दो एग्जांपल याद रखने हैं, एक है हमारा डार्विन की फिंच और दूसरा है ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल। तो आपको ये याद रखना है ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल। तो ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल, ये जो ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल है ना, ये जो ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल है ये कंगारू के समान दिखते हैं। जैसे आप कंगारू को देखे हैं ना, कंगारू के अंदर क्या होता है? शिशुधानी उपस्थित होती है। देखिए ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास शिशुधानी दिखाई दे रही है। किसके अंदर? ये हमारे पास ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल है। और इसकी खास बात क्या है कि इसके अंदर शिशुधानी उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है? इसके अंदर शिशुधानी उपस्थित होती है। शिशुधानी। तो शिशुधानी क्या होती है? देखिए कंगारू में जैसे आप लोग देखे हैं कि जैसे ही कंगारू जब नया कंगारू से जब छोटा सा उसका बच्चा जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद वो कहां जाता है? तो उसके पेट के जस्ट नीचे, कंगारू के पेट के नीचे एक थैलीनुमा संरचना होती है, जहां पे आकर के वो घुस जाता है, उसी के अंदर रहता है उसका बच्चा। तो उसे हम बोलते हैं शिशुधानी। शिशुधानी जो है आपने देखा कि जैसे कंगारू के अंदर उपस्थित होती है, उसी प्रकार ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल था जिसके अंदर शिशुधानी उपस्थित थी। तो इसी प्रकार से बहुत सारे वहां पे जीव देखे गए, बहुत सारे ऐसे जीव देखे गए जिनके अंदर शिशुधानी उपस्थित थी। अब यह निष्कर्ष निकाला गया कि जितने भी ऐसे सभी जीवधारी हैं जिनके अंदर शिशुधानी उपस्थित है, इन सब के पूर्वज जो हैं एक ही रहे होंगे। क्या अनुमान लगाया गया कि जितने भी ये शिशुधानी वाले जंतु हैं, चाहे वो आपका कंगारू हो या ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल हो, सब के सब पूर्वज क्या रहे होंगे? एक ही रहे होंगे। मतलब इन सब की जो उत्पत्ति हुई है वो एक ही प्रकार के पूर्वज से हुई होगी। अब हुआ ये कि वातावरण में विकिरण हो गया, अचानक से वातावरण में परिवर्तन हुआ। वातावरण में जब परिवर्तन हुआ, विकिरण हुआ, तो विभिन्नताएं पैदा हुई, और जब विभिन्नताएं पैदा हुई तो अलग अलग प्रकार के जीव पैदा हो गए, और अलग अलग प्रकार के फिर जीवों के अंदर शिशुधानी देखने को मिली। मतलब अगर जिनके अंदर शिशुधानी है तो वे सभी के सभी एक ही प्रकार के पूर्वज से उत्पन्न हुए हैं, यानी उन सबके पूर्वज एक ही थे। तो आपको सिंपल सा फंडा याद रखना है एडाप्टिव रेडिएशन का, कि एडाप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या है कि किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में किसी एक प्रजाति के द्वारा या किसी एक पूर्वज के द्वारा वहां पे नए नए प्रजातियों का समूह अगर विकसित हो जाता है, मतलब एक प्रजाति के द्वारा कई अलग अलग प्रजातियां अगर विकसित हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं अनुकूली विकिरण या एडाप्टिव रेडिएशन। एडाप्टिव रेडिएशन में आपको कुछ नहीं याद करना है, बस इतना बताना है कि जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में एक प्रजाति से एक से अधिक यानी कि कई सारी प्रजातियां विकसित हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं अनुकूली विकिरण। तो किसी एक जीव में क्या हुआ? विकिरण हुआ, यानी कि विभिन्नता हुआ। विभिन्नता के परिणाम स्वरूप नए नए प्रकार की प्रजातियां जो है विकसित हो गई। जैसे आपने एग्जाम्पल क्या देखा? डार्विन की फिंचें।
डार्विन की फिंचों में हमको क्या दिखाई दिया, डार्विन ने गैलोपोगस द्वीप में देखा कि पक्षियां जितनी थी सबके सब पक्षियां जो है देखने में तो समान है, लेकिन उनकी चोंचें जो है सबकी अलग अलग थी। तो डार्विन ने सोचा कि कुछ पक्षियां घास फूस खाती है, कुछ पक्षियां कंकड़ खाती हैं, कुछ जो है बीज खाती हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा, मतलब डार्विन ने देखा वहां पे गैलोपोगस द्वीप में कि जब पक्षियां अलग अलग प्रकार का भोजन खाती होंगी, इसीलिए सब पक्षियों की चोंच जो है, चोंचों में विभिन्नता आ गई है, यानी कि वेरिएशंस आ गया है। तो जब चोंचों में विभिन्नता आ गई है, इसका मतलब यह है कि भले ही इन सब पक्षियों के चोंचों में विभिन्नता आ गया है, लेकिन इन सबके पूर्वज जो हैं एक ही रहे होंगे, और इन सब पक्षियों की जो उत्पत्ति हुई है वह एक ही प्रकार के पक्षी से हुई है, सीधी सी बात। इसी प्रकार मार्सुपियल में देखा गया कि जो ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल था, इसके अंदर शिशुधानी देखने को मिली, और यह निष्कर्ष निकाला गया कि जितने भी शिशुधानी वाले जीव उपस्थित हैं, सभी के सभी शिशुधानी वाले जीवों की उत्पत्ति एक ही प्रकार के पूर्वज से हुई है, यानी एक ही पूर्वज से इन सब की उत्पत्ति हुई है। इन सब शिशुधानी वाले जंतुओं का पूर्वज एक ही रहा होगा, उसी एक पूर्वज यानी उसी एक प्रजाति से नई नई प्रजातियां जो है डेवलप हुई, यानी कि विकसित हुई। तो दोनों एग्जाम्पल आपको यहां पे याद रखना है, वन ऑफ बेस्ट एग्जाम्पल है आपके पूरे के पूरे बुक के अंदर जितने भी एग्जाम्पल दिए गए उसमें सबसे बड़ी एग्जाम्पल है डार्विन की फिंचें और ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल। ये दोनों एग्जाम्पल आपको अनुकूली विकिरण में जरूर लिखना है। तो अनुकूली विकिरण में आपको बस इतना ही बताना है कि अनुकूली विकिरण की डिफिनेशन क्या है, और अनुकूली विकिरण को सबसे पहले देखा किसने, चार्ल्स डार्विन ने देखा। तो चार्ल्स डार्विन का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जब चार्ल्स डार्विन अपने बीगल नामक जहाज से यात्रा करते हुए गैलोपोगस द्वीप में पहुंचे, तो वहां उन्होंने बहुत सारी चिड़ियों को देखा, जिसमें उनको सभी चिड़ियां समान दिखाई दी, लेकिन उनकी चोंचें जो है भिन्न दिखाई दी। तो डार्विन ने बताया कि अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में खाना पीना खाने के कारण इनकी चोंचों में विभिन्नता आ गई है, इनमें विकिरण हो गया है, यानी इनमें विभिन्नता आ गई है, जिस कारण से इनकी चोंचों में विभिन्नता आ गई है। उसी प्रकार ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल में देखा गया कि ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल जो था, इसमें क्या थी, शिशुधानी उपस्थित थी, और इस प्रकार बहुत सारे ऐसे जीव उपस्थित थे जिनके अंदर शिशुधानी उपस्थित थी। तो यह अनुमान लगाया गया कि इन सबके पूर्वज जो है एक ही रहे होंगे, यानी कि एक ही जीव से सभी के सभी शिशुधानी वाले जंतुओं का विकास हुआ होगा। वातावरण में क्या हुआ, अचानक से विभिन्नताएं आई, अचानक से विकिरण हुआ, और विकिरण के द्वारा इनमें विभिन्नताएं आई, जिस प्रकार से नए नए प्रकार के जीव जो हैं विकसित हो गए। तो इस प्रकार से आपको अनुकूली विकिरण का स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये आपको इतना जरूर लिखना है अनुकूली विकिरण के बारे में। अनुकूली विकिरण में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो अनुकूली विकिरण होती है, इसके अंदर अपसारी विकास होता है या अभिसारी विकास होता है। तो आपको याद रखना, जो अनुकूली विकिरण होता है इसको हम बोलते हैं अपसारी विकास। क्या बोलते हैं, अपसारी विकास। क्या बोलते हैं, अपसारी विकास। लेकिन एक चीज और है, अपसारी विकास का मतलब आपने क्या सोचा कि एक ही प्रजाति, उस एक प्रजाति से अगर कई सारी प्रजातियां विकसित हो गई तो वो क्या है, अपसारी विकास है। तो अपसारी विकास तो आपने देख लिया। अब हम समझते हैं अभिसारी विकास क्या होता है। छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अभिसारी विकास यानी कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है। तो देखिए, जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण एक से अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में प्रकट होते हैं या प्रकृति होते हैं, तो इसे हम अभिसारी विकास कहते हैं। क्या कह रहा है, देखिए यहां पे यह कह रहा है कि हमारे पास, मान लीजिए क्या कह रहा है, हमारे पास अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र, जैसे मान लीजिए एक भौगोलिक क्षेत्र ये हो गया, दूसरा भौगोलिक क्षेत्र ये हो गया, तीसरा भौगोलिक क्षेत्र ये हो गया। तो क्या कह रहा है कि जब अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र हों और उन अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में एक से अधिक अनुकूली विकिरण हो। एक से अधिक अनुकूली विकिरण का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए इस एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ये पूरा का पूरा आप मान सकते हैं भौगोलिक क्षेत्र है। तो इस एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर मान लीजिए कोई एक जीव है। अब इस एक जीव से इससे कई सारी प्रजातियां विकसित हो जाए, मतलब इस एक जीव के द्वारा अलग अलग कई प्रकार की प्रजातियां विकसित हो जाए। तो मतलब एक से अधिक अनुकूली विकिरण एक अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में प्रकट होते हैं। मतलब अगर अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में, इसमें भी मान लीजिए ये भी एक भौगोलिक क्षेत्र है, इसमें भी कोई जीव उपस्थित है और इस जीव से भी एक प्रजाति से अगर कई सारे प्रजाति विकसित हो जाते हैं। उसी प्रकार हमारे पास एक ये तीसरा भौगोलिक क्षेत्र है, इसमें भी हमारे पास कोई एक जीव है और इस एक जीव से क्या हो जाए, कई सारी नई प्रजातियां जो है क्या हो जाए, डेवलप हो जाए इस प्रकार से। तो इससे हम क्या बोलेंगे, इससे हम बोलेंगे अभिसारी विकास। मतलब अपसारी विकास का मतलब क्या था कि एक पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र में जब एक प्रजाति से अलग अलग प्रजातियां विकसित हो रही थी तो उसे हम बोलते थे अपसारी विकास। यानी कि पूरा का पूरा जो हमने आपका अनुकूली विकिरण देखा उसमें क्या होता है, अपसारी विकास होता है। लेकिन यहां पे क्या है, एक से अधिक अनुकूली विकिरण अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में प्रकट होते हैं। मतलब एक ही भौगोलिक क्षेत्र में
अलग अलग प्रकार के अनुकूली विकिरण आपको दिखाई देंगे। मतलब जैसे ये एक हमारा भौगोलिक क्षेत्र हो गया, इस एक ही भौगोलिक क्षेत्र में कई अलग अलग प्रकार से विकिरण होगा और कई पूर्वजों के द्वारा नए प्रकार के जीवों का निर्माण होगा। कहने का मतलब यह है कि अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में एक से अधिक अगर अनुकूली विकिरण होता है, कोई पर्टिकुलर मान लीजिए एक हमारे पास भौगोलिक क्षेत्र है, इस एक भौगोलिक क्षेत्र में मान लीजिए 2 बार विकिरण हो रहा है। कितनी बार? 2 बार विकिरण हो रहा है। उसी प्रकार जो दूसरा भौगोलिक क्षेत्र है हमारा, इसमें भी 2 विकिरण हो रहा है, इसमें भी 2 विकिरण हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अभिसारी विकास। क्या कहेंगे? अभिसारी विकास, यानी कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। सिंपल सी बात है कि अगर अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र हैं, 2, 4, 10 कितने भी भौगोलिक क्षेत्र हो जाएं, अगर सभी अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों के अंदर आपको एक चीज दिखाई दे रही है और वो चीज क्या है? विकिरण। तो अगर एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर एक बार मान लीजिए विकिरण हो रहा है तो वो क्या है? हमारा अपसारी विकास है। लेकिन अगर एक साथ मान लीजिए कई अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों के अंदर एक से अधिक बार विकिरण हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? अभिसारी विकास कहेंगे, यानी कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुकूली विकिरण या एडाप्टिव रेडिएशन क्या होता है। तो एडाप्टिव रेडिएशन या अनुकूली विकिरण आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।